वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इस पोएम को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं और इस पोएम की शुरुआत करें इसके पहले आइए देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो कि इस पोएम के पोएट हैं उनके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। अबाउट द पोएट, द रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, यानी कि वे प्राप्तकर्ता थे नोबेल पुरस्कार के साहित्य के क्षेत्र में और ये पुरस्कार उन्हें मिला था 1913 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में जो स्टूडेंट्स को माइंड में रखना चाहिए। ये न सिर्फ पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के महानतम लिरिक पोइट्स में से एक थे। लिरिक पोइट्स वो कहलाते हैं जो अपनी कविताओं को गीतात्मक तरीके से लिखते हैं, गीत के बोल के अंदाज में लिखते हैं। हीज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द रेक, ये कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गीतांजलि। ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उसे हम जानें। रविंद्रनाथ टैगोर रोड प्राइमरली इन बांग्ला but rendered a large number of his own works into English. Very very important point, इसके ध्यान से समझिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने आरंभिक तौर पर या प्रारंभिक तौर पर बांग्ला में लिखा, लेकिन अपने ही बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। रेंडर्ड का यहाँ पर मतलब है ट्रांसलेटेड। तो यहाँ हमने सीखा रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, उसके बारे में जाना, समझा। और आइए अब देखते हैं इस पोएम को जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जैसा कि टाइटल से यह स्पष्ट है, यहाँ पर कवि का भाव है कि जहाँ मस्तिष्क भयमुक्त हो। ये जो कविता है ये एक प्रेयर है। दिस पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर गॉड से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना के दौरान उन्होंने ये गॉड से डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है कि प्रभु हमें एक ऐसे माहौल को प्रदान कीजिए जहाँ हमारा मन मस्तिष्क भयमुक्त रहे। कवि ने ये बात क्यों कही इसको समझते हैं। जब ये कविता लिखी गई, हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसा हुआ था, यानी गुलाम था, और गुलामी के दौरान हमें किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। अंग्रेज़ों के अनुसार हमें चलना पड़ता था, बहुत सारी परेशानियों का हम सामना कर रहे थे। तो उसी दौर की एक कविता है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने गुलामी के उस भयानक दौर को हमारे सामने चित्रित करते हुए बताया है कि किस प्रकार वो उस दौर से बाहर निकल जाना चाहते थे और अपने देश को भी बाहर निकलते देखना चाहते थे। और इसके लिए जो उन्होंने प्रार्थना की है गॉड से, वही ये पोएम है। और मैं आपको बताऊं, जैसा अभी आपने इनके इंट्रोडक्शन में देखा, ये पोएम गीतांजलि से ली गई है। बेशक ये जो पोएम है ये एक पेट्रियोटिक पोएम है, यानी देशभक्ति से ओतप्रोत ये कविता है, लेकिन इसका टोन रिलीजियस है क्योंकि इसमें गॉड को प्रे किया जा रहा है। तो आइए पोएम की शुरुआत करते हैं। कवि कहते हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। हे प्रभु, हमारे देश को ऐसी परिस्थिति प्रदान कीजिए जहाँ मस्तिष्क भय मुक्त हो और हमारा जो सर है वो गर्व से ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से सभी को प्राप्त हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें किसी प्रकार के बंधन में न रहना पड़े। Where the world has not been broken up into fragments
बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब अपने देश हिंदुस्तान से है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करें प्रभु जहाँ पर हमारा ये जो मुल्क है वो खंडित न हो, टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त न हो। फ्रैगमेंट्स मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त, ठीक है। तो हमारा ये जो मुल्क है छोटे छोटे टुकड़ों में न बढ़ जाए, यानी इसके बहुत सारे खंड खंड हिस्से अलग अलग न हो जाएं। और किसके माध्यम से वो बात करते हैं कि न हो? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए, नैरो डोमेस्टिक का लिटरल मीनिंग होता है संकीर्ण दीवार, है ना। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इन तीनों का मतलब लिटरल मीनिंग होता है संकीर्ण घरेलू दीवारें। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब समझा जाए, यहाँ पर इन संकीर्ण घरेलू दीवारों से मतलब है, कवि का अभिप्राय है कि रंग, जाति, धर्म या क्षेत्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यहाँ के लोगों के बीच आपस में सामंजस्य बना रहे और इन छोटी छोटी संकीर्ण बातों के चलते हमारे देश के जो विभिन्न हिस्से हैं वो अलग अलग टुकड़ों में खंडित न हो। इस बात को कवि प्रेयर के अंतर्गत भगवान से कह रहे हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में एक बार फिर से बताऊं, संकीर्ण घरेलू दीवारें, इसका मतलब है जाति, रंग, क्षेत्रीयता, धर्म इत्यादि के आधार पर हमारे देश में लोगों के बीच आपस में फूट न पड़े। इस ओर कवि का इशारा है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कवि ने यह भी डिमांड किया, कवि ने यह भी रिक्वेस्ट किया प्रभु से या प्रे किया कि हमारे जो शब्द हैं वो सत्य की गहराई से निकले, यानी कि हम जो भी बातें कहें उसमें सत्य हो। एक कन्विक्शन है पोइट को कि भगवान हमारे देश को ऐसे स्थिति में ला देंगे जहाँ पर चारों ही ओर सत्य की बातें होंगी, झूठ के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। कन्विक्शन का मतलब होता है बिलीफ, विश्वास। वेयर टायरलेस, टायरलेस मीन्स होता है थकान रहित, स्ट्राइविंग प्रयास करने वाले या प्रयास करने वाला, स्ट्रेचेस फैलाना, और बाकी आप समझ रहे हैं, आर्म्स माने बाहें, टुवर्ड्स माने की ओर, परफेक्शन मीन्स पूर्णता। तो इसका अर्थ देखें, वी आर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। जहाँ पर थकान रहित तरीके से प्रयास करने वाले लोग अपने बाजुओं को ले जाएं पूर्णता की ओर, यानी कि हमारे देश के एक एक नागरिक बड़ी ईमानदारी के साथ परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को पाने की ओर तेज़ी से आगे बढ़ें, यानी कि जो लक्ष्य प्राप्त करने की सोची है, ठानी है, उसमें वो पूर्णता को हासिल करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। यहाँ पर कवि का कहना है कि एक ऐसे देश में हम रहें जहाँ रीजन का मतलब यहाँ तर्क, ज्ञान या बुद्धि से है, जहाँ पर तर्क या ज्ञान की एकदम स्पष्ट धारा बहे और ये धारा अपना रास्ता न खोए, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पर तुलना किया गया है कि जो बालू के रेगिस्तान होते हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर फर्टिलिटी के लिए कोई विशेष जगह नहीं होती, उसी प्रकार जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो हमें आगे नहीं ले जाएंगी, तो उनके चक्कर में हमारे पास जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनके चक्कर में अपने बुद्धि ज्ञान के रास्ते को हमें भटकाना नहीं चाहिए। तो ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट की तुलना यहाँ पर कवि ने कुछ रूढ़िवादी परंपराओं से की है। कुछ ऐसी रूढ़िवादिताएं होती हैं, अंधविश्वास होते हैं जो किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो कवि का स्पष्ट इशारा है कि इस ओर ध्यान न दे करके हमें अपने ज्ञान की धारा के माध्यम से आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। हे प्रभु, हमें वो आप अवसर प्रदान करें, हमें ऐसी परिस्थितियों में हमारे मुल्क को ले जाएं जहां पर हमारे मस्तिष्क को आप ही के द्वारा आगे ले जाया जाए, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जो भी बातें आती हैं, जो भी हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को देने वाले तो आप ही हैं प्रभु, तो हमें रास्ता भी आप ही दिखाएं। लेड फॉरवर्ड का मतलब नेतृत्व किया जाना, यानी कि हमारे मस्तिष्क का नेतृत्व आप ही के हाथों में है। आप जैसा रास्ता दिखाएंगे हम उस ओर बढ़ेंगे भगवान, और हम उस ओर जाएंगे
या उस ओर जाना चाहते हैं जहाँ पर क्या हो, ईवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, सर्वत्र विस्तार होता हुआ विचार और कार्य जहाँ पर हो उस ओर हमारा मस्तिष्क जाए, यानी कि हमारा मस्तिष्क हमें अच्छे कार्यों की ओर, विचारों की ओर ले जाए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और उस आज़ादी के स्वर्ग में हमें पहुंचा दीजिए प्रभु, जहां पर इस अज्ञानता और गुलामी के अंधेरे से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। माय फादर, हे मेरे पिता, परम पूज्य पिता परमेश्वर भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे इस देश को जगा दीजिए। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन आज़ादी के लिए प्रयास करने में कोताही कर रहे हैं। तो उनके भीतर भी एक ऐसी मानसिकता का आप अनुसरण करा दीजिए जिससे कि वे लोग अपने इस आलस्य को त्याग दें और आज़ादी के लिए प्रयास करना आरंभ कर दें। तो इस लाइन के द्वारा कवि यही कहना चाह रहे हैं, लेट माई कंट्री अवेक, यानी कि हे प्रभु मेरे देश को जगा दीजिए, यानी कि वे लोग जो अभी भी अंधकार में खोए हैं उनको ज्ञान रूपी प्रकाश देकर आज़ादी के लिए प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करें। और इसी के साथ ही पोएम होती है समाप्त। अगर ये पोएम पसंद आई होगी तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और भी पोएम्स की वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपको सही वक्त पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो